हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम पॉलीटीन क्रोमोसोम इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्रोमोसोम जब एक साथ होते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीटीन। जब कई केंद्रक एक साथ होते हैं तो इस कंडीशन कई क्रोमोसोम जब एक साथ होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम की जो हिस्ट्री है या इसकी जो डिस्कवरी है उसमें सबसे पहला नाम आता है ई जी बालबियानी। ई जी बालबियानी का। तो ई जी बालबियानी ने सबसे पहले 1861 में 1861 में इनको रिपोर्ट किया था। कुछ ईजी बालबियानी ने 1861 में जो सीक्रेटरी सेल्स होती हैं, सीक्रेटरी सेल्स के न्यूक्लियस में कुछ पेक्यूलियर स्ट्रक्चर को देखा। किसमें? सीक्रेटरी सेल्स में। और वो मेल्पिगी सेल्स भी हो सकती है, वो सलाइवा सेल्स भी हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले ईजी बालबियानी, लेकिन वो नाम नहीं दिया था। सबसे पहले ईजी बालबियानी ने इन क्रोमोसोम को सीक्रेटरी सेल्स के न्यूक्लियस में देखा। उसके बाद 3 वैज्ञानिक आते हैं। एक है पेंटर, एक है बॉयर और एक है हिट्च। इन्होंने इन संरचनाओं को क्रोमोसोम नाम दिया। क्या कहा इनको? जो पेक्यूलियर स्ट्रक्चर थी, इन पेक्यूलियर स्ट्रक्चर को पेंटर, बोयर एंड हिट्च ने क्रोमोसोम नाम दिया। अब ये जो क्रोमोसोम है, दीज क्रोमोसोम्स, यानी कि ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो सलाइवर लार ग्रंथि होती है इंसेक्ट की, या लार ग्रंथि में पहचाना गया। या इनकी खोज की गई, इसलिए इनको हम सलाइवरी क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। लार ग्रंथि गुणसूत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद देखो पॉलीटीन जो अवस्था है, पॉलीटीन, इस पॉलीटीन को या पॉलीटीन क्रोमोसोम सबसे पहले सजेस्ट किया था कोलर ने। पॉलीटीन जो शब्द है वो सबसे पहले कोलर ने सजेस्ट किया था, क्योंकि इसमें मैनी क्रोमोनिमेटा, किसके लिए? कि इसमें मैनी क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं। मैनी क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया पॉलीटीन। क्या नाम दिया इसको? पॉलीटीन क्रोमोसोम। और अगर हम आगे चलते हैं तो ब्रिजेज वही है। ब्रिजेज ने सबसे पहले
जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के सैलाइवरी क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम का मैप तैयार किया। सैलाइवरी क्रोमोसोम का मैप तैयार किया। उसके बाद एक वैज्ञानिक वही जाने पहचाने सट्टन ने वही इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को एनोफिलीज मस्कीटोज में देखा। एनाफिलीज मस्कीटोज में देखा। एक और वैज्ञानिक राइडिन, तो राइडिन ने सीसी फ्लाई के अंदर भी इस क्रोमोसोम को देखा। ये कुछ हिस्ट्री इस पॉलीटीन क्रोमोसोम की। तो सबसे पहले देखा था बाल्बियानी ने, लेकिन नाम नहीं दिया था। नाम बाद में दिया था पेंटर, बोरर, हिटज ने। उसके बाद ये क्रोमोसोम लाल ग्रंथों में पहचाने गए थे और पॉलीटीन जो वर्ड है वो दिया था कोलर ने। किसके आधार पर? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोमेटा पाए जाते हैं। ब्रिज ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के सैलाइवरी क्रोमोसोम का मैप तैयार किया। सट्टन ने एनाफिलीज मस्कीटोज की जो सैलाइवरी मस्कीटोज है उनके अंदर इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को देखा। और राइडिन ने सीसी जो फ्लाई होती है, मक्खी होती है, उसके अंदर इनको देखा। आगे चलते हैं। अकरेंस, ये कब और कहां मिलते हैं? तो उसकी तरह जैसे हमने लैंप ब्रूस क्रोमोसोम को देखा था कि लैंप ब्रूस क्रोमोसोम भी डिप्लोइड स्टेज में मिलता है, उसी तरह से ये पॉलीटीन क्रोमोसोम भी आपको डिप्लोइड फेज में या स्टेज पर देखने को मिलते हैं। जो मियोसिस की होती है, मियोटिक सेल डिवीजन या मियोसिस की जो प्रोफेज है, उसमें जो डिप्लोइड अवस्था होती है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। ये क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे सैलाइवरी यानी कि जो ग्लैंड्स, जो लाल ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद मेलपिगियन सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। ओवेरियन नर्व सेल्स में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये गट एपिथेलियम सेल्स में भी देखने को मिलती है। और ये ज्यादातर जो डिप्टेरान समूह के जो इंसेक्ट होते हैं, कीट, उनके अंदर ये पॉलीटीन क्रोमोसोम ज्यादा देखा जाता है। तो सैलाइवरी ग्लैंड, मेलपिगियन, ओवेरियन नर्व सेल, गट एपिथेलियल ऑफ डिप्टेरान समूह के कीट इसमें मिलेगी, डिप्लोइड स्टेज में मिलेगी। इसके अलावा देखो, इनके अलावा कहाँ मिल सकती है? इनके अलावा ड्रोसोफिला मिलती है,
ड्रोसोफिला में मिलेगी। उसके बाद कीरोनोमस, शायरा और राइनो कोसियरा, इनके अंदर ये देखने को मिलती है। यानी कि कीटों में डिप्टेरन समूह के जो की इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलते ही है। उसके अलावा ड्रोसोफिला, कीरोनोमस, शायरा एंड राइनोकोसियरा के अंदर भी ये पॉलीट्रिन क्रोमोसोम देखे जा सकते हैं। उसके अलावा देखो ये जो लेग्यूमिनस सेल्स जो बीज हैं या फिर अंश हैं, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर भी ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में सस्पेंसर जो निलंबक होता है, सस्पेंसर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि जो विकसित हो रहे भ्रूण को एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में धकेलता है, वो है सस्पेंसर। तो सस्पेंसर सेल्स जो होती है लेगुमिनस प्लांट्स की एम्ब्रियो की, उनके अंदर भी ये पॉलीट्रिन क्रोमोसोम देखे जा सकते हैं। और ये जो पॉलीट्रिन क्रोमोसोम है ये इंटरफेज और प्रोफेज, माइटोसिस की इंटरफेज और प्रोफेज के अंदर भी देखे जा सकते हैं। तो ये इनकी अकरेंस है कि यहाँ पर ये पाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीजन फॉर जाइंट क्रोमोसोम। इनको हम जाइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं। जाइंट क्रोमोसोम क्योंकि बड़े हैं, इनमें एक से ज्यादा क्रोमोनिमेटा है, इसलिए इसको हम जाइंट दैत्याकार क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, यानी कि इन क्रोमोसोम के पीछे कारण क्या है। तो देखिए अब है यहाँ पर रीजन कि किस रीजन से जायंट क्रोमोसोम बनते हैं। तो देखो कुछ जीव, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जैसे ड्रोसोफिला, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट स्पीशीज, उनमें क्या होता है, कुछ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं। इनका मतलब है कि ऐसी सेल जिनका उपापचयी क्रियाओं में ज्यादा योगदान होता है, ज्यादा एक्टिव होती है। तो इसके लिए कौन कौन सी सेल्स होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एक तो होती है सेलाइवरी सेल्स, ठीक है, एक होती है इंटेस्टिनल सेल, यानी कि जो आंत की कोशिकाएं होती है वो होती है, और एक लार ग्रंथि या लार की सेल्स होती हैं। ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं। तो इन सेल्स का जो आकार है वो एकदम से बढ़ जाता है। इन सेल्स का आकार, इनकी जो सेलाइवरी सेल्स हैं और इंटेस्टिनल सेल्स हैं, इनका आकार अपनी नॉर्मल सेल से बढ़ जाता है। अब नॉर्मल सेल से ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो लगभग 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि 1000 गुना बढ़ जाता है, इसलिए इनका आकार बढ़ जाता है। तो देखो जो रेप्लिकेशन के द्वारा जो डीएनए है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से सेल का आकार बढ़ेगा, क्योंकि केंद्रक का आकार बढ़ेगा, तो केंद्रक का आकार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सेल का आकार भी बढ़ेगा। अब जायंट सेल्स क्यों बनती हैं, यानी कि जो दैत्याकार सेल्स है वो क्यों बनती हैं, क्योंकि दैत्याकार सेल्स बनती हैं बार बार डीएनए रेप्लिकेशन होने से। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डीएनए रेप्लिकेशन। जो जायंट सेल्स हैं वो बनती हैं
सक्सेसिव डीएनए रेप्लिकेशन से। दिस इज जायंट सेल्स। क्यों बनती हैं? क्योंकि ये बार बार डीएनए रेप्लिकेशन करती हैं। इससे इनमें जो सेल्स होती हैं उनमें, देखो एक्चुअली मैंने ये बाहर बनाया है, ये होता है इस तरह से। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत सारे क्रोमेटिन इस तरह से क्रोमोनिमेटा एक साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह की संरचना इसके अंदर होती है। ये मैंने इसको बाहर निकाल के बनाया है। जब देखो सक्सेसिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इस तरह से बहुत सारे क्रोमोनिमेटा बन जाते हैं। अब उनका डिवीजन तो होता नहीं है, ठीक है, और वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो याद देखो ये है क्रोमोसेंटर, ठीक है। इस जगह केवल शुरुआत में एक क्रोमोसोम रहा होगा जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड रहे होंगे, लेकिन बाद में जब डीएनए का रेप्लिकेशन लगातार हुआ और डिवाइडेशन हुआ नहीं, तो उस कंडीशन में पूरे की पूरे जो क्रोमेटिड्स हैं या क्रोमोनिमेटा वो एक ही जगह पर सेंटर हो गया, क्रोमोसेंटर पर, या एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, जिससे पॉलीटीन अवस्था प्राप्त हुई। अच्छा, पॉलीटीनी जो स्टेज होती है, पॉलीटीनी जो स्टेज है, पॉलीटेनी ये स्टेज है, ये भाई एंडो रिडुप्लीकेशन से प्राप्त होती है। एंडो रिडुप्लीकेशन। और व्हाट इज एंडो रिडुप्लीकेशन, ये क्या है? व्हाट इज एंडो रिडुप्लीकेशन? तो एंडो रिडुप्लीकेशन क्या होता है कि जब सेल डिवाइड ना हो, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड ना हो, ठीक है। देखो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डिवीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं होती है। जो सेंट्रियोल्स हैं या जो तारक का है स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही अलग नहीं होगी तो फिर अलग अलग केंद्रक कैसे बनेंगे, इनके अलग अलग क्रोमोसोम कैसे होंगे? जब उनके बीच में डिफरेंस ही नहीं होगा तो वो अलग अलग कैसे होंगे? तो उस कंडीशन में हमेशा जो जितने भी क्रोमेटिड्स हैं वो सब एक साथ ही होते हैं, पॉलीटीन स्टेज बन जाती है। पॉलीटीन का मतलब समझना है आपको। पॉलीटीन का मतलब होता है बहुत सारे क्रोमोसोम। पॉलीटीन मल्टी क्रोमोसोम या मल्टी क्रोमेटिड्स, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो पॉलीटेनी जो अवस्था होती है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस भी नहीं होता है। यानी कि देखो जब न्यूक्लियर डिवीजन ही नहीं होगा तो साइटोकाइनेसिस भी नहीं होता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। ये है इसकी स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो एक तो है लार्ज एक्स क्रोमोसोम, ये रहा। एक तो होता है इसमें लार्ज एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद है 2 नंबर का क्रोमोसोम नंबर 2, उसमें एक राइट आर्म है और एक है लेफ्ट आर्म। क्रोमोसोम 2 लेफ्ट आर्म, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म, ठीक है। तो 2 राइट आर्म 2 लेफ्ट आर्म। पहला एक्स क्रोमोसोम, दूसरा 2 राइट आर्म 2 लेफ्ट आर्म, 3 राइट आर्म 3 लेफ्ट आर्म, क्रोमोसेंटर, और एक होता है ये क्रोमोसोम नंबर 4, ये सबसे छोटा होता है। तो देखो लार्जेस्ट तो होता है इसमें एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये होता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम। ध्यान रहे पॉलीटीन क्रोमोसोम में सबसे लार्जेस्ट
जो क्रोमोसोम है वो कौन सा, एक्स क्रोमोसोम, और ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है, यानी कि सबसे छोटा होता है, क्रोमोसोम नंबर 4। और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो यहाँ पर विजुअलाइज नहीं होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो ये देखिए भाई, ये इस तरह से भी बन सकता, मतलब इस तरह से भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम इस स्टेज पर किसी क्रोमोसोम को या किसी न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, तो उस अवस्था में जब हम उस स्टेन करने के बाद हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमको इसके अंदर दो चीजें नजर आती हैं। एक तो गहरा रंग, जिसको हम डार्क कहते हैं, एक उसके बाद हल्का रंग। तो डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह से हमको इसमें अल्टरनेट रूप से दो चीजें नजर आती हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है, जैसे कुछ बनाए हैं कुछ नहीं बनाए। ये मैंने जो लाइन बनाई है इस तरह से, ये वाली, ये सब डार्क रीजन है, और इनके बीच में जहां पर मैंने नहीं बनाया है वो समझ लीजिए लाइट रीजन है। ऐसे मैंने इसको यहाँ बनाया है। देखो दिस इज डार्क बैंड, दिस इज लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, इस तरह से ये पाए जाते हैं। अब अगर आप बात करते हैं डार्क बैंड की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक डार्क बैंड की, तो डार्क बैंड जो है, दो तरह के बैंड है ना, डार्क बैंड है और एक है लाइट बैंड। तो हम पहले देख लेते हैं डार्क बैंड। तो डार्क बैंड में क्या होता है भाई? तो डार्क बैंड में ये तो आपको पता ही है कि हाईली कंडेंस्ड, यानी कि हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन होता है। हाईली कंडेंस्ड क्रोमेनिमेटा या क्रोमेटिड्स, हाईली कंडेंस्ड क्रोमोनिमेटा, ठीक है। और ये बनाता है भाई टोटल 80% होता है, यानी कि इसमें जो डीएनए होता है वो लगभग 80% तक होता है। और इस तरह के जो डार्क बैंड्स होते हैं, ये लगभग 5000 बैंड्स पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लगभग 5000 बैंड्स पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इनमें जो बैंड्स हैं, इनमें दूसरा देखते हैं, दूसरा लाइट बैंड। लाइट बैंड, तो लाइट बैंड जहां पर होता है वहां पर लोअर कंडेंस्ड होता है, लो कंडेंस्ड होता है, ठीक है। और इसमें लगभग 15% डीएनए होता है, और इसमें भी लगभग 5000 इंटरबैंड्स होते हैं। बैंड्स, लाइट बैंड या इंटरबैंड या बैंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये इंटरबैंड है, ये बैंड है। तो जहाँ पर बैंड है ना, यहाँ ज्यादा कंडेंस्ड है डीएनए, यहाँ भी कंडेंस्ड है। और अभी फिर यहाँ पर देखो ये पफ का निर्माण हो गया है। तो ये पफ जो है वो तब बना है जब डीएनए कंडेंस्ड से लो कंडेंस्ड हुआ है। तो ये जो डीएनए ना इस तरह से चला गया है, ऐसे ऐसे, अर्थात ये अनवाइंड हो गया है डीएनए किसके लिए? आरएनए सिंथेसिस के लिए। और इसमें लगभग बैंड और इंटरबैंड में लगभग 1024 बैंड एंड इंटरबैंड में लगभग 1024 डीएनए सीक्वेंस होती है। लगभग 1024 डीएनए सीक्वेंस होती है, जिनमें लगभग 1 से लेकर 7, जिनमें 1 से 7 जीन्स पाए जाते हैं। 1 से 7 जीन्स पाए जाते हैं। देखो ये जो पफ है, यानी कि जिस जगह पर इंटरबैंड होता है और जिस जगह पर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है, तो पफ जो है ना, पफ यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। पफ में क्या होता है, तो इस जगह पर ये खुल जाते हैं, अनवाइंड हो जाता है। तो
तो जब ये अनवाइंड होता है तो इस प्रकार की संरचना, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन यहाँ पर मैंने लिखा है mRNA है, तो ये क्रोमोसोमल पफ बन रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा वो यहाँ पर है, ये जो हिस्सा है ये इस जगह पर है, ये वाला हिस्सा है जो यहाँ पर है। तो इस तरह से मैंने इसको डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इस जगह पर जो इस जगह का जो भाग है डीएनए का वो ऊपर निकला हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर mRNA का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है जो क्रोमोसोमल पफ होते हैं, क्रोमोसोमल जो पफ होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। जो क्रोमोसोमल पफ होते हैं, द बैंड्स अंडरगो मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस फॉर एक्टिविटी। इनकी जो बैंड्स होते हैं ना, इन बैंड्स में इनमें मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकी एंड बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक बायोकेमिकल चेंजेज होते रहते हैं। इस तरह के चेंजेज ये आकारिकी चेंजेज भी है और बायोकेमिकल चेंजेज भी है। एक्टिवेशन ऑफ द जीन्स ए बैंड को द कॉम्पैक्ट, ठीक है। जब कोई जीन एक्टिवेट होता है, मैंने बताया अभी कि जब कोई जीन एक्टिवेट होता है तो लेस कंडेंस हो जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रोमोसोमल पफ, क्रोमोसोमल पफ। तो क्रोमोसोमल जो पफ है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होते हैं। यानी कि इस जगह पर ये खुल जाते हैं और खुलने के बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इससे mRNA का निर्माण होता है और ये बन जाते हैं क्रोमोसोमल पफ। एक हार्मोन होता है एक्डाइसोन, ठीक है भाई, एक्डाइसोन हार्मोन। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये मिलता है भाई, इंसेक्ट के अंदर एक्डाइसोन हार्मोन मिलता है और इस हार्मोन की क्रिया से ही जो पॉलीटिन क्रोमोसोम का जो व्यवहार है या पॉलीटिन क्रोमोसोम का जो बनना है ये डिपेंड करता है, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर पॉलीटिन क्रोमोसोम का बनना कौन प्रभावित करता है या कौन निर्धारित करता है? एक्डाइसोन हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो कीटों में पाया जाता है और इस संरचना के लिए यही जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पफ का आपको ध्यान रखना है कि पफ में जो है वो कॉइलिंग जो है वो खुल जाती है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाते हैं और इस पर जो जीन होते हैं 1 से लेकर 7 जीन, इन सभी जीनों का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जाइंट क्रोमोसोम या इसको हम कहते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।